तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का। डिफेक्ट से शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में हमने एक डिफेक्ट किया था, स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट। जिसमें हमने दो तरह के डिफेक्ट देखे थे। कौन कौन से थे? शॉर्टकी एंड फ्रेंकल। शॉर्टकी एंड फ्रेंकल डिफेक्ट। शॉर्टकी डिफेक्ट होगा उन आयन में, उन सॉलिड्स में जिसमें बिगर कैटायन हो, और फ्रेंकल डिफेक्ट उनमें होता है जिसमें स्मॉलर कैटायन हो। स्मॉलर कैटायन हो, लो आयनिक कैरेक्टर हो, लो कोऑर्डिनेशन नंबर हो, डेंसिटी इस क्रिस्टल की सेम रहेगी क्योंकि क्रिस्टल से बाहर कोई आयन नहीं जा रहा, और डेंसिटी सेम रहेगी बट स्टेबिलिटी डिक्रीजेस। जैसा कि हमने देखा था, सेम आयन पास आ जाते हैं और वो रिपेल करते हैं। कंडक्शन हो जाएगा क्योंकि जहां मिसिंग आयन है वहां पर कोई नेबरिंग आयन जो है वो मूव करना शुरू कर देगा। जबकि शॉर्टकी डिफेक्ट, हाई आयनिक कैरेक्टर, हाई कोऑर्डिनेशन नंबर, डेंसिटी डिक्रीज होगी, बट कंडक्शन इसमें भी होगा। कंडक्शन यहाँ भी होगा। शॉर्टकी डिफेक्ट NaCl सीजियम क्लोराइड टाइप लैटिस में होता है और फ्रेंकल डिफेक्ट ZnS टाइप में होता है। इसमें कोई डाउट? डिफेक्ट के बाद भी रेशियो ऑफ एटम और आयन चेंज नहीं होता। आज जो हम डिफेक्ट करने वाले हैं वो है नॉन स्टोइकियोमेट्री। शॉर्टकी डिफेक्ट होता है कंपाउंड्स विद हाई कोऑर्डिनेशन नंबर, मतलब NaCl टाइप और सीजियम क्लोराइड टाइप लैटिस में, और ये होता है ZnS टाइप में, 4:4 टाइप लैटिस में। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट जो फॉर्मूला बताता है और एक्चुअली जो रेशियो है उसमें डिफरेंस आ जाता है। फ्रैक्शनल रेशियो आ जाएगा एटम्स और आयन का। कई बार कैटायन ज्यादा हो जाएगा, कई बार अनायन ज्यादा हो जाएगा। तो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में दो एग्जांपल हम करेंगे। मेटल एक्सेस, मेटल मतलब कैटायन से, मेटल एक्सेस डिफेक्ट एंड मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। अभी बताऊंगी मैं क्या है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। मेटल कम हो जाए या मेटल ज्यादा हो जाए। मेटल ज्यादा होने के भी दो रीजन है। एक्स्ट्रा मेटल आ जाए, एक्स्ट्रा मेटल आयन, और दूसरा अनायन छोड़ के चला जाए, अनायन वैकेंसी हो जाए। अनायन कम हो जाए तो मेटल ज्यादा हो जाएगा, या एक्स्ट्रा मेटल आयन आ जाए तब भी मेटल एक्सेस हो जाएगा। तो आज हम यही डिफेक्ट करने वाले हैं। और तीसरा डिफेक्ट आज हम करेंगे इम्प्योरिटी डिफेक्ट। पिछली क्लास में स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट्स हमने किए थे, शॉर्टकी एंड फ्रेंकल डिफेक्ट, और इन दोनों में डिफेक्ट के बाद भी क्रिस्टल की जो स्टोइकियोमेट्री है वो मेंटेन रहती है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आता। जो NaCl का क्रिस्टल है उसमें से सोडियम निकला, एक क्लोरीन निकला, तो बचे हुए क्रिस्टल में Na और Cl का रेशियो स्टिल इट इज -1। फ्रेंकल डिफेक्ट है जैसे कि जिंक है, जिंक सल्फाइड है, इसके अंदर जिंक ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट होते हैं, बट अगर डिफेक्ट हुआ तो एडजेसेंट टेट्राहेड्रल वॉइड में आ गए, बट इससे क्रिस्टल में जिंक और सल्फर का रेशियो चेंज नहीं हुआ। बट अब जो हम डिफेक्ट आज करने वाले हैं उसमें तुम देखोगे फॉर्मूला ही चेंज हो जाता है, राइट? तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। मैम हाँ, मैम आपने डेंसिटी रिमेन सेम के बाद क्या लिखा है?
फ्रैंकल में डेंसिटी सेम बट स्टेबिलिटी विल डिक्रीज, स्टेबिलिटी ऑफ क्रिस्टल विल डिक्रीज। कंडक्शन भी क्रिस्टल में आ जाएगा इवन इन सॉलिड स्टेट। स्टेबिलिटी दोनों में डिक्रीज है। स्टेबिलिटी दोनों में डिक्रीज। अर्चिता अभी बस स्टार्ट करना है क्लास। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं हम विद नॉन स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट। देखना अभी ओके। मैम मेटल डेफिशिएंसी कोई टाइप नहीं होती आगे? मेटल डेफिशिएंसी की कोई एक टाइप नहीं। सो चलिए आज का डिफेक्ट करते हैं हम। सबसे पहले डेफिनेशन क्या है नॉन स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट की? if ratio of atoms or ions in the compound is different from that required by ideal chemical formula. After the defect, that means stoichiometry is not maintained, ratio is not maintained. The defect is called non-stoichiometry defect. Non-stoichiometry defect. कई जगह तुमने ये फॉर्मूलाज देखे होंगे, +1 में भी 0.930 Fe 0.950, इस तरह के फॉर्मूला फ्रैक्शनल रेशियोज हैं। जिंक में, जिंक ऑक्साइड में जिंक 1.960, ये डिफेक्ट की वजह से होता है सर। और ऐसे डिफेक्ट जो स्टोइकियोमेट्री चेंज कर देते हैं उन्हीं को हम नॉन स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट कहते हैं। ऐसे डिफेक्ट जो क्रिस्टल की स्टोइकियोमेट्री को डिस्टर्ब कर देते हैं उनको हम नॉन स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट कहते हैं। अब यहाँ पर दो तरह के डिफेक्ट्स हमने देखे, एक वो जिसमें पॉजिटिव आयन मतलब मेटल है वो ज्यादा हो जाएगा, दूसरे जिसमें नेगेटिव आयन ज्यादा हो जाएगा, जहाँ मेटल का एक्सेस होगा, मेटल की डेफिशिएंसी होगी। सो सबसे पहले हम डिफेक्ट करते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट। ये डेफिनेशन लिख ली सबने?
लिख लीजिए, लिख। अब NaCl है, 1:1 रेशियो है ना, बट इस डिफेक्ट के बाद Na1.2Cl ऐसे हो गया, मतलब सोडियम ज्यादा हो गया, क्लोरीन कम हो गया, ये मेटल एक्सेस हो गया। जिंक ऑक्साइड में तुम्हें पता है जिंक 1 होता है, ऑक्सीजन भी 1 होता है, पर जिंक 1.96 है, तो ये मेटल एक्सेस डिफेक्ट के एग्जांपल हुए। FeO आयरन 1 होता है, पर यहाँ दोनों में आयरन लेस देन 1 है, तो मेटल डेफिशिएंसी हुई ना। मेटल डेफिशिएंसी, ये दोनों है मेटल एक्सेस। कर लिया। तो सबसे पहले हम एग्जांपल करते हैं यहाँ। पहला रीजन, ध्रुव आइडियल फॉर्मूला जैसे कि FeO आइडियल फॉर्मूला है, NaCl आइडियल फॉर्मूला है, आयनिक कंपाउंड का तो जो एम्पेरिकल फॉर्मूला है वही मेन फॉर्मूला होता है ना। तो फर्स्ट हम करते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट, और जिसमें पहला केस था अनायन वैकेंसी। अनायन वैकेंसीज, नॉर्मली ये वाला डिफेक्ट, इस डिफेक्ट में क्या होता है, नेगेटिव आयन अनायन may be missing from their lattice site. Anion may be missing from their lattice sites, leaving holes in which electrons remain entrapped. Electrons आ जाते हैं, yes, in which electrons remains entrapped to maintain electrical neutrality. To maintain electrical neutrality. Maintain electrical neutrality. So अगर anion missing हो गया, so the remaining crystal will have excess of metal ion. अगर some anion are missing, then in the crystal there will be excess of metal ion. This leads to presence of extra metal ion. इससे पहले वाले डिफेक्ट में क्या था, मेटल मिसिंग है, अनायन मिसिंग है, कैटायन भी मिसिंग है, पर यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ सिर्फ अनायन मिसिंग है. So this leads to presence of extra metal ion in crystal. और जनरली ये डिफेक्ट उन क्रिस्टल्स में होता है जिनमें शॉर्ट की डिफेक्ट के चांसेस भी होते हैं, जैसे अनायन वैकेंसी डिफेक्ट, नॉर्मली इट एग्जिस्ट इन alkali metal halide. Alkali metal halides have tendency to show this defect. Alkali metal halides when placed in, मैं एक्सप्लेन करती हूँ तुम्हें, placed in alkali metal vapors. When alkali metal halide, they are placed in alkali metal vapors or heated in alkali metal vapors, they get this defect. They'll get this defect. How they'll get this defect, I'll explain you. पहले इसको लिख लें.
हाँ जीवन, तुमने अभी बाद में ज्वाइन किया है, तो आज हम नॉन स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट कर रहे हैं। नॉन स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट, इसका मतलब जहां पर रेशो सेम नहीं रहता डिफेक्ट के बाद। जैसे तुमने NaCl देखा था ना, डिफेक्ट के बाद भी NaCl 1:1 रहता है, लेकिन अगर सोडियम और क्लोरीन का रेशो चेंज हो जाए, मतलब सोडियम 1.2 हो जाए और क्लोरीन 1 रह जाए, Na 1.2Cl, तो ये नॉन स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट हुआ, जिसमें क्रिस्टल की स्टोइकियोमेट्री उसके जनरल फॉर्मूला से डिफरेंट है। yes. हाँ लक्ष्यजीत, when alkali metal halides are placed in alkali metal vapors, alkali metal vapor का मतलब टेम्परेचर ज्यादा ही होगा, placed और heated। तो जीवन समझ में आया? तो आज अभी हम पहला डिफेक्ट कर रहे हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट, जैसे कि NaCl में था, मेटल ज्यादा Yes, होगा, ma'am. है ना? तो मेटल ज्यादा कब होगा? जब कुछ अनायन मिस हो जाए। तो मैंने पहला एग्जांपल बताया अनायन वैकेंसीज का, सम अनायंस आर मिसिंग फ्रॉम द क्रिस्टल, और उसकी वजह से पीछे जो बचा हुआ क्रिस्टल है उसमें मेटल ज्यादा हो जाए। मैम इसको थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट बोलेंगे ना? थर्मोडायनामिक डिफेक्ट भी है, बाकी क्रिस्टल डिफेक्ट में तो आता ही है, हाँ जी, एटॉमिक डिफेक्ट भी है। हाँ जी, क्योंकि वो हीटिंग मतलब हीटिंग के अलावा क्रिस्टल की स्टेबिलिटी पे तो इफेक्ट पड़ ही रहा है ना, थर्मोडायनामिक तो अफेक्टेड होगी, यस। वो हर डिफेक्ट से होगी। चलिए, ये डेफिनेशन लिख ली सबने? Some anion may be missing from their lattice sites, leaving hole in which electrons may trap to maintain electrical neutrality. मैम हाँ बोलो। मैम जो नॉर्मल वैकेंसी इफेक्ट था उसमें तो कटायंस और एनायंस जो भी जाते थे मैम, वो तो इक्वल नंबर जाते थे ना, हाँ, तभी यहाँ इक्वल में नहीं जा रहा, बट इसमें एक ही जाएगा, एक ही जा रहा नाइन। है, अनायन ही जा रहा है। ओके मैम। Entrapped, electrons are trapped in which electrons remains trapped. Trapped भी लिख सकते हो, trapped भी लिख सकते हो। अब इसका एग्जांपल बताती हूँ मैं। ये डेफिनेशन सबने लिख ली? देखिए, इशिका भी बताती हूँ मैं। सोडियम क्लोराइड है, आयनिक सॉलिड है, कैटायन एनायन ऑपोजिटली चार्ज जो है ये एडजेसेंट पोजीशन पर होंगे। ये हमारा क्रिस्टल है और उसको हमने बाहर सोडियम वेपर्स में रखा, बाहर सोडियम वेपर्स। अब होगा क्या? Some of the anion from the crystal will leave the surface. Some of the anion, जैसे कि ये anion है, ये सरफेस पे आ गया। अगर ये anion सरफेस पे आया, सरफेस पे जो मेटल थी उससे रिएक्ट किया। अब रिएक्ट करने के बाद सोडियम और क्लोराइड कंबाइन होकर Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव बना दिया, और इलेक्ट्रॉन इसने, सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज भी कर दिया। यहाँ पर एक वैकेंसी बनी। इस वैकेंसी में ये जो इलेक्ट्रॉन था, ये इस वैकेंसी में आके ट्रैप हो गया। तो इस वैकेंसी को, अनायन वैकेंसी को with electron is called F center. F ये जर्मन वर्ड फार्बेंजर से बना है, जिसका मतलब होता है कलर। फार्बेंजर, फार्बेंजर फॉर कलर। अब हम जो मेटल जो है रिएक्टिव होते हैं, मेटल इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं, सरफेस के ऊपर एल्कली मेटल वेपर्स थी, और ये इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल के अंदर चले जाते हैं
अब क्रिस्टल के अंदर इलेक्ट्रॉन चले गए, सोडियम मेटल सरफेस के बाहर है, वो अंदर के किसी भी अनायन को पुल कर लेगा ना, रिएक्टिव मेटल है इसीलिए ऐसा हुआ। पर इसकी वजह से इस पूरे क्रिस्टल में सोडियम एक्स्ट्रा हो गया, क्लोरीन जस्ट अंदर से छोड़ के क्रिस्टल के बाहर आ गया, तो क्रिस्टल के अंदर कुछ होल्स हो जाएंगे ना, और इसकी वजह से क्रिस्टल की डेंसिटी क्या होगी बताइए? डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल डिक्रीज, will decrease, and remaining crystal will have extra metal ion. Hello, I am in Zoom class. Can you call me later? Density of crystal will decrease, and remaining crystal will have less number of anion. So metal excess हो गया ना, सोडियम ज्यादा हो गया. Now because of due to free electron, crystal will be conducting, इस इलेक्ट्रोड से कनेक्ट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, conducting and will have color. जैसे NaCl turn yellow, अगर येलो कलर का NaCl का क्रिस्टल है, it must be having anion vacancies. हाँ बोलो. मैम अगर मतलब अनायन जा रहा है पर इलेक्ट्रॉन तो उसको फिल कर रहा है ना गैप को. हाँ तो इलेक्ट्रॉन तो आ रहा है ना, इलेक्ट्रॉन का मास कितना कम होता है? यस. मैम एफ सेंटर के बाद ब्रैकेट में क्या लिखा है? ये ब्रैकेट में लिखा है फार बेंटर, जर्मन वर्ड है, FARBEZENTER. सॉरी एक मिनट में दोबारा बता देता हूँ. PEN FARBENZ, फारबी भी बोलते हैं इसको, FARBEZEN ZENTER. F center, anion vacancies with electron is called F center, which are responsible for color and conductance. NaCl turn, हाँ कंपाउंड तो न्यूट्रल, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी हर डिफेक्ट में मेंटेन रहती है. पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज तो सेम ही है ना, इलेक्ट्रॉन ने आके नेगेटिव चार्ज की डेफिशिएंसी पूरी कर दी. NaCl turn yellow, KCl turn lilac, and yes, lithium chloride turn pink. अगर एक वैकेंसी है तो एक फ्री इलेक्ट्रॉन उसमें आ जाए. हाँ डिफरेंट मेटल के लिए डिफरेंट कलर होंगे, जैसे तुम करते हो ना फ्लेम टेस्ट में भी अलग अलग मेटल का फ्लेम टेस्ट अलग अलग आता है. इट इज जस्ट लाइक दैट. इलेक्ट्रॉन की पोजीशन फिक्स तो नहीं होती, इलेक्ट्रॉन तो फ्रीली मूव कर सकते हैं, मेन क्रिस्टल के अंदर तो वहीं पड़े रहेंगे,
लेकिन जैसे ही इसमें इसको इलेक्ट्रोड से कनेक्ट करेंगे, इलेक्ट्रॉन जो है पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव करने लग जाएंगे। नॉर्मल क्रिस्टल में तो ये बाइंडेड रहेंगे ना, 4 सोडियम है इसके अराउंड। यस श्रुति, आपको कलर पता होने चाहिए। तो हम कहते हैं कि आयनिक सॉलिड स्टेट में कंडक्शन शो नहीं करते, लेकिन अगर वो सॉलिड स्टेट में कंडक्शन शो करते हैं, दे मस्ट बी हैविंग दिस काइंड ऑफ डिफेक्ट। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ बोलो। मैम ये कलर क्यों आता है इसमें? में याद होगा, हम सोडियम क्लोराइड को फ्लेम में हीट करते हैं तो उसके इलेक्ट्रॉन जब इजेक्ट होते हैं या मूव करते हैं तो उसमें कलर येलो आता है। तो हर एक एलिमेंट के कंपाउंड्स के भी शेल्स होते हैं एनर्जी लेवल्स। वो एनर्जी लेवल का में इलेक्ट्रॉन अगर जंप करता है, विजिबल लाइट का कोई पार्ट एब्जॉर्ब करता है या इमिट करता है, तो कलर उसी की वजह से आता है। ओके। और ऑब्वियसली स्टेबिलिटी डिक्रीज ही होगी क्रिस्टल की। तुम देख रहे हो 4 सोडियम के बीच में एक इलेक्ट्रॉन है, अनायन नहीं है। कोई भी डिफेक्ट स्टेबिलिटी को इंक्रीज नहीं करता। सो अनायन वैकेंसी क्लियर हुई सबको? इसके अलावा एक और चीज आएगी ना, तुम्हें पता है NaCl डायमैग्नेटिक है। तो ड्यू टू दिस डिफेक्ट it turn paramagnetic. Because of free electron. So इस डिफेक्ट ने क्या क्रिएट किया? कंडक्टेंस, कलर, मैग्नेटिज्म सब चेंज कर दिया। आईना स्टेबिलिटी का मतलब चार्ज से थोड़ी है, चार्ज तो वही रहा है, चार्ज से कोई फर्क नहीं पड़ा, पर काइंड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस वो तो थोड़े से चेंज हो गए ना, गैप आ गया बीच में। पहले अनायन की वजह से सारे मेटल दूर दूर थे, अब इलेक्ट्रॉन तो बहुत छोटी सी जगह ऑक्यूपाई करेगा, कुछ तो रिपल्शंस आएंगे ना। हाँ कशिश, अगर ऐसे बहुत सारे डिफेक्ट्स होते तो क्रिस्टल में इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता था। हाँ संयम बोलो। मैम इससे पैरामैग्नेटिक का ये कैसे पैरामैग्नेटिज्म चेंज होता है होगा? जब ऑड इलेक्ट्रॉन्स यस, अनपेयर्ड बट मैम ये इलेक्ट्रॉन्स। चेंज कैसे होगा? वो तो इलेक्ट्रॉन तो वही रहा, एनायन, और उसमें तो चार्ज भी एक ही था। क्यों? अब ये इलेक्ट्रॉन ऑड इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, पेयर्ड यस थोड़ी है। मैम। ओके मैम। क्लोराइड आयन में तो सारे पेयर्ड है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन तो फ्री मूव कर रहा है, इसलिए पैरामैग्नेटिक हो गया। सो क्रिस्टल की फिजिकल प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा अफेक्टेड हुई, स्टेबिलिटी कम हुई, राइट? आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। व्हाट आर एनायन वैकेंसीज? एक्सक्यूज मी बोलिए। मैम, जब 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे लूज होंगे फिर भी पैरामैग्नेटिक होगा? वो इलेक्ट्रॉन किसी एटम के अंदर थोड़ी प्लेस्ड हैं, वैसे ही घूम रहे हैं, तो कैसे पेयर्ड अप होंगे? इसलिए पैरामैग्नेटिक ही रहेगा। क्रिस्टल के अंदर घूमते हुए जो इलेक्ट्रॉन है ना, ऑड इलेक्ट्रॉन्स, वो पेयर्ड नहीं रहते, किसी शेल में प्रेजेंट होंगे तब पेयर्ड होंगे। अब जरा आते हैं हम। हाँ इलेक्ट्रॉन पे स्पिन कैंसिल नहीं होगा, इसलिए होगा। हाँ, इलेक्ट्रॉन का स्पिन कैंसिल नहीं होगा। ओके मैम। सेकेंड है excess of cation, excess cation in crystal, interstitial site। अब इस बार केस कुछ और है, जो खाली जगह है उसमें cation आ जाए। अब बताओ इससे क्रिस्टल की डेंसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? इंक्रीज होगी। यस, वेरी गुड, डेंसिटी इंक्रीजेस। मतलब जो फॉर्मूला डेंसिटी का अब तक हमने किया था ना, तो वो फॉर्मूला जब हम डेंसिटी का लगाते हैं तो हम तो सोच रहे हैं कि क्रिस्टल की डेंसिटी एक्चुअल डेंसिटी इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग होगी, बट एक्चुअल डेंसिटी
उससे ज्यादा हो चुकी होगी अगर उसमें ये डिफेक्ट हुआ, एक्सेस cation इन इंटरस्टिशियल साइट. सो इन दिस डिफेक्ट there are extra positive ion नॉर्मली मेटल ही होते हैं. हाँ, ये सेकेंड टाइप का डिफेक्ट है. पहला डिफेक्ट मैंने बताया एनायन डेफिशिएंसी, दूसरा डिफेक्ट है एक्सेस cation. So in this defect there are extra positive ion or metal ion occupying interstitial sites along with free electron. क्योंकि अगर मेटल आयन आएगा तो क्रिस्टल की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी भी तो मेंटेन करनी है, तो साथ में इलेक्ट्रॉन भी आ जाएंगे विद फ्री इलेक्ट्रॉन टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी. मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी. और ये डिफेक्ट नॉर्मली उनमें होता है जिनमें फ्रैंकल डिफेक्ट हो. जैसे इससे पहले वाला डिफेक्ट जो था एनायन वैकेंसी वाला, ये नॉर्मली उन क्रिस्टल्स में होता है जिनमें शॉर्ट की डिफेक्ट के चांसेस होते हैं. सो दिस डिफेक्ट exist in crystals showing Frankel defect. नॉन स्टोकियोमेट्री डिफेक्ट कुछ स्पेशल कंडीशन में जब हम क्रिस्टल को रखते हैं तो उसमें नॉन स्टोकियोमेट्री डिफेक्ट क्रिएट हो जाते हैं. और जब हम नॉन स्टोकियोमेट्री डिफेक्ट क्रिएट करते हैं तो क्रिस्टल में कौन से क्रिस्टल में कौन सा डिफेक्ट हो सकता है. तो जिसमें शॉर्ट की डिफेक्ट हो, जिसकी कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा हो, उनमें अनायन वैकेंसी वाले डिफेक्ट के चांसेस हैं. और ये वाला जो डिफेक्ट है उनमें होगा विच हैव लो कोऑर्डिनेशन नंबर लाइक ZnS, ZnO इन क्रिस्टल्स के. क्योंकि नॉर्मली इंटरस्टिशियल साइट्स के अंदर छोटा कैटायन फिल हो जाता है इजीली. अब मैं जरा इसका एग्जांपल बताती हूँ. जिंक ऑक्साइड इज वाइट but on heating turn yellow. Due to this defect. कई ऐसे ऑक्साइड्स हैं जिसको हीट करने पर उनका कलर चेंज हो जाता है and also get conductance. On heating turn yellow and conducting. Yellow conducting ESPBO में भी turn yellow conducting and paramagnetic. क्योंकि मेटल के साथ साथ इलेक्ट्रॉन्स भी आए ना, तो इलेक्ट्रॉन उसमें कलर भी क्रिएट कर देंगे और कंडक्टेंस भी कर देंगे, पैरामैग्नेटिज्म भी कर देंगे. मैम हाँ, मैम इसमें पहले कोई वैकेंसी तो नहीं क्रिएट हुई ना, इसमें तो डायरेक्टली इंटरस्टिशियल साइड पे मेटल आयन आ गया. मेटल आयन आ गया. तो कैसे आया बताती हूँ. ओके मैम. मैम फ्री इलेक्ट्रॉन वाला पॉइंट ये कहाँ से आया इलेक्ट्रॉन? हाँ, वो मैं बता रही हूँ ना कहाँ से आया. अभी तो ये है कि पॉजिटिव आयन अकेला नहीं आ सकता. इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए वहाँ नेगेटिव आयन भी आएगा. नेगेटिव आयन हम आना नहीं देना चाहते, तो ये पॉजिटिव आयन विद इलेक्ट्रॉन, तभी तो एक्सेस और मेटल आयन होगा. स्टोकियोमेट्री डिस्टर्ब हो गई, कलर आ गया, कंडक्शन हो गई, फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ गए. दोनों में तुम देख रहे हो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, पर क्रिएट अलग अलग तरीके से हुए. डेंसिटी पे इफेक्ट दोनों में अलग अलग है. तो ये जरा इसका एग्जांपल बताती है. नोट कर लिया सबने? जी मैम. बोलो. मैम लास्ट स्लाइड में आपने NaCl का ही बताया था ना? हाँ, पिछली स्लाइड में NaCl बताया था, ये मैं जिंक ऑक्साइड का बता रही हूँ. ओके मैम. हाँ इशिका, जिंक सल्फाइड में 4 टेट्राहेड्रल वाइट वेकेंट होता है ना.
दोनों में एक जैसा लैटिस होता है। जिंक ऑक्साइड या जिंक सल्फाइड में ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स में मेटल होता है, जिंक होता है, बाकी के टेट्राहेड्रल वॉइड वेकेंट होता है, पर ये फेल हो जाएंगे। तो जरा ये डेफिनेशन लिख ली सबने? अक्षित, जैसे कि ये देखिए, जिंक ऑक्साइड है, जब हम उसको हीट करते हैं तो इसमें से ऑक्सीजन गैस निकल जाती है और ऑक्सीजन जाते जाते इलेक्ट्रॉन छोड़ जाती है। अब ऑक्सीजन तो गैसियस फॉर्म में बाहर निकल जाएगी। अभी देखिए जरा ये क्रिस्टल, ये क्रिस्टल है, ये इसकी सरफेस थी, ये बचा हुआ क्रिस्टल है, रिमेनिंग क्रिस्टल। अब जब हमने हीट किया, हीटिंग पर जो सरफेस पर जिंक ऑक्साइड था ना, सरफेस के जिंक ऑक्साइड है, उसमें से ऑक्सीजन बाहर निकली। अब यहां से जब ऑक्सीजन बाहर निकली तो पीछे क्या छोड़ गई? जिंक आयन और इलेक्ट्रॉन। ये जो जिंक आयन है, दे आर ट्रैप्ड इन द वीकेंट साइड्स ऑफ रिमेनिंग क्रिस्टल। ये क्या करेंगे? बचे हुए क्रिस्टल के अंदर आ जाएंगे, ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगी, उससे उसका क्रिस्टल लैटिस खत्म हो जाएगा और उसके एडजॉइनिंग जिंक आयन है बचे हुए क्रिस्टल में आ जाएंगे, अलोंग विद फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जितने जिंक आएंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स भी साथ में आएंगे और पूरे क्रिस्टल में घूमते रहेंगे। उदिति, ये हमारा क्रिस्टल है, बाहर वाला मेन क्रिस्टल था। जब हमने हीट किया तो जो सरफेस के ऊपर जिंक आयन थे, जो सरफेस पे जिंक आयन थे, ये वाले सरफेस के जिंक आयन बचे हुए क्रिस्टल में चले गए, बिकॉज हीटिंग से ऑक्सीजन बाहर चली गई। ऑक्सीजन टेट्राहेड्रल वॉइड बनाती है जिसके अंदर जिंक आयन प्रेजेंट है। अब सरफेस के सारे ऑक्साइड आयन गैसियस फॉर्म में बाहर चले गए। अब उसके साथ जो एडजॉइनिंग जिंक था वो कहाँ जाएगा? वो बचे हुए क्रिस्टल के, रिमेनिंग क्रिस्टल के वेकेंट टेट्राहेड्रल वॉइड में ऑक्यूपाइड हो जाएगा। अब जो ये है हमारा क्रिस्टल, रिमेनिंग क्रिस्टल, सरफेस तो खत्म ही हो गई ना, सारी सरफेस खत्म हो गई। अब जो बचा हुआ क्रिस्टल था उसके अंदर एक्स्ट्रा जिंक आयन आ गए अलोंग विद इलेक्ट्रॉन। तो अब ये जो रिमेनिंग क्रिस्टल है, इसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, इसमें जिंक आयन का नंबर ज्यादा हो गया, जैसे जिंक 1.96 है, जबकि नॉर्मल क्रिस्टल में ZnO होता है, इसका मतलब इट इज हैविंग मोर जिंक आयन। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तो मेंटेन है ही, क्योंकि उतने ही इलेक्ट्रॉन्स भी आ रहे हैं। एक्सक्यूज मैम, मैम मेरी रिपीट कर दो, मैम सुन नहीं पाया था। जिंक ऑक्साइड को जब हम हीट करते हैं तो जो सरफेस पर सम ऑफ द ऑक्साइड आयन दे लीव द सरफेस इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन गैस। On heating Yes, zinc oxide, some of the oxide ion at the surface will leave the surface in the form of O2. And adjoining zinc ion, they get occupied in vacant interstitial sites of remaining crystal, along with these free electrons. एक्चुअली And these, हाँ, मैम हीट करने से जो क्रिस्टल के अंदर है उनमें कोई इफेक्ट आएगा नहीं? heating सबसे पहले surface पे ही होगी ना, यस मैम। तो surface से शुरू होगा, हम पूरा उसको burn थोड़ी कर रहे हैं, थोड़ी सी heating कर रहे हैं। और these free electrons are responsible for color and conductance. Free electrons are responsible for color, paramagnetism. हाँ, इलेक्ट्रॉन्स तो पेयर्ड नहीं, ऑलरेडी दो में आ रहे हैं ना, वो इवन नंबर में, तो तो अब
जब इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर हो जाता है फिर तो फ्री होता है, फिर कैसे पेयर्ड रहेगा? अच्छा मतलब वो अलग ही घूमेगा फिर। हाँ मैम ये हीट करने के बाद इलेक्ट्रॉन के साथ जिंक भी आ रहा है ना अंदर? हाँ, जिंक भी आ रहा है और साथ में इलेक्ट्रॉन भी आ रहे हैं। ऑक्सीजन है वो लीव कर रही है सरफेस को। ओके। हर क्रिस्टल की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन होना जरूरी है। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बैलेंस होगा तभी वो कंपाउंड बनेगा। ये पहली कंडीशन है किसी भी केमिकल कंपाउंड के लिए, कंपाउंड हो या क्रिस्टल हो। इस तरह के सेमीकंडक्टर्स जो बनेंगे, कंडक्शन बहुत ज्यादा तो नहीं होगा, जो भी थोड़ा बहुत कंडक्शन होगा, इनको हम एन टाइप सेमीकंडक्टर भी कहते हैं। नैन मतलब नेगेटिव टाइप, जहाँ इलेक्ट्रॉन्स जो है दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन। Current is carried by these free electrons, so they are also known as n-type semiconductor. अनायन वैकेंसी वाले भी ऐसे ही, वहां भी इलेक्ट्रॉन, जहां भी इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल और कंडक्शन के लिए, उनको एन टाइप कहते हैं। जहाँ पॉजिटिव चार्ज रिस्पॉन्सिबल हो वहां पी टाइप कहते हैं। मैम इस वाले में इंटरस्टिशियल इफेक्ट होएगा ना डिफेक्ट्स में? हाँ, ये इंटरस्टिशियल डिफेक्ट है। यस, दिस इज इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। हाँ, ऑक्सीजन गैस है ना, सरफेस से बाहर निकल जाएगी। अक्षर एन टाइप का मतलब नेगेटिव टाइप। जब इलेक्ट्रॉन कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो तो एन टाइप, पॉजिटिव चार्ज रिस्पॉन्सिबल हो तो पी टाइप कहते हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट डिफेक्ट, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट पर। ये पहले दो डिफेक्ट समझ में आ गए होंगे, अनायन वैकेंसी डिफेक्ट एंड मेटल एक्सेस डिफेक्ट, राइट? और दोनों ही नॉन स्टॉकियोमेट्री डिफेक्ट है। उससे क्रिस्टल में जो रेशो होना चाहिए था केटायन एनायन का, उसमें केटायन ज्यादा है। मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। हाँ, अक्षत अभी आएगा डेफिशिएंसी डिफेक्ट। NaCl का मास कम नहीं हो जाएगा अगर क्लोरीन आयन चला जाएगा तो? हाँ बिल्कुल, डेफिशिएंसी हुई तो मास, मॉलिक्यूलर मास तो चेंज होगा ही, पर न्यूट्रलिटी तो मेंटेन रहेगी। तो Na 1.2 Cl लिख रहे थे तो फिर मास 1.2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा ना? हाँ बिल्कुल, उसका मॉलिक्यूलर मास चेंज हो जाएगा, ऑब्वियसली चेंज हो जाएगा। तो कम होना चाहिए ना? NaCl का मॉलिक्यूलर मास तो बेटे ज्यादा ही होगा ना, सोडियम आयन ज्यादा आ गए फॉर्मूले में। अब तुम देखो Na 1.2 Cl है, सोडियम का 23 होता है। अब 1.2 से मल्टीप्लाई करेंगे उसको, इतने मोल्स हैं सोडियम के, इसके 1 मोल का मास अब ज्यादा हो गया ना। मास ज्यादा हो गया बट वॉल्यूम और भी ज्यादा हो गया ना, क्योंकि क्रिस्टल का साइज तो बाहर से बढ़ता जा रहा है, तो डेंसिटी कम हो जाएगी। ठीक है, सो अनायन वैकेंसी से क्या है, बीच में खाली जगह होगी ना, होल्स हो गए। लेकिन जो सेकंड इफेक्ट हमने किया था उसमें तो अंदर फेल हो गए, जो खाली जगह थी वो फेल हो गई, तो उससे डेंसिटी इंक्रीज हो गई। अब हम आते हैं मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट पर। सो कॉन्सिक्वेंसेस पता चले मेटल एक्सेस डिफेक्ट के, कंडक्शन आ गया, कलर आ गया, ठीक है, क्रिस्टल की स्टेबिलिटी में चेंज आया, स्टॉकियोमेट्री डिस्टर्ब हो गई। ये सब कॉन्सिक्वेंसेस हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट के। अब आते हैं मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट पर। ये डिफेक्ट जनरली ट्रांजिशन मेटल्स में होता है, ट्रांजिशन मेटल सॉल्ट्स में होता है, जिनमें
मेटल की वेरिएबल वैलेंसी है। तो सबसे पहला पॉइंट लिखिए, दिस डिफेक्ट एग्जिस्ट इन transition metal salts with metal present in lower valency. और उनमें वेरिएबल वैलेंसी होना चाहिए। वेरिएबल वैलेंसी है, लोअर वैलेंसी में प्रेजेंट है, उनमें ये वाला डिफेक्ट होने के चांसेस हैं। और इसको मैं अभी एक्सप्लेन करती हूँ, तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा डिफेक्ट। देखिए जैसे कि फेरस ऑक्साइड, इसको जरा ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा जाता है। ये फेरस ऑक्साइड का क्रिस्टल। अब देखिए, तुम्हें पता है फेरस में ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी। अगर फेरस फेरिक में चेंज हो एक इलेक्ट्रॉन लूज करके, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, इलेक्ट्रॉन जो है हम इसका क्रिस्टलाइजेशन कर रहे हैं फेरस ऑक्साइड का, ड्यूरिंग दैट टाइम इफ फेरस इज ऑक्सीडाइज्ड टू फेरिक। अगर दो फेरस फेरिक में चेंज हुए तो एक फेरस को जगह छोड़ के जाना पड़ेगा ना, वन वैकेंसी विल बी क्रिएटेड इन द क्रिस्टल। Three ferrous ions will be replaced by two ferric ions to maintain electrical neutrality. कहने का मतलब, for every two ferric ion there will be one vacancy. For every two ferric ion there is one vacancy. या कह सकते हैं 3 ferrous ion will be replaced by only 2 ferric ion to maintain electrical neutrality. समझ में ये हमारा क्रिस्टल था फेरस ऑक्साइड का। अगर मान लो फेरस के दो जगह से फेरस फेरिक में ऑक्सीडाइज हो गया, तो तीसरी किसी जगह से एक फेरस को जाना पड़ेगा टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। अगर हम फेरस ऑक्साइड का क्रिस्टल बना रहे हैं और उसमें क्रिस्टलाइजेशन के टाइम पर दो फेरिक आयन क्रिस्टल में आ गए, तो उसके साथ एक जगह खाली जरूर होगी, तभी उसका चार्ज बैलेंस होगा ना। दो फेरिक में +6 चार्ज है, 3 फेरस के अंदर +6 चार्ज होता है। अगर 3 फेरस निकलेंगे, दे विल बी रिप्लेस्ड बाय ओनली 2 फेरिक आयन। समझ में आई? यस मैम। तो 3 निकले थे फेरस, आए सिर्फ 2 फेरिक, तो 2 जगह तो खाली, जो खाली थी वो तो भर गई फेरिक से, पर एक जगह खाली होगी ना। गॉट इट। तो अब जो हमारे पास क्रिस्टल था उसमें आयरन और ऑक्सीजन में आयरन का नंबर कम हो गया ना। Some of the ferrous ions are oxidized to ferric ion. Yes, for every 2 ferric ion there is one vacancy. For every 2 ferric ion there is one vacancy. मैम एक बार फिर से 3 कैसे है? ये जो मैंने सामने स्लाइड है लिख ली सबने, चेंज कर दूं साइड? नो मैम, ड्रॉ करना है। हाँ ड्रॉ कर लो पहले, फिर बताती हूँ।
डन मैम। यहाँ देखिए, इन FeO सम ऑफ द प्रीवियस स्लाइड, इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल में नहीं आए, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं आए क्रिस्टल में। श्रुति मैं अभी बताती हूँ मैं कैसे वैकेंसीज क्रिएट होती। ये स्लाइड सबने लिख ली? So it is in FeO if some of the Fe+2 ions are oxidized to ferric ion, which is quite possible, पता है तुम्हें. Then to maintain electrical neutrality, अगर ये 3 फेरस हैं, उन पर चार्ज कितना है +6, और इसकी जगह अगर 2 फेरिक आ जाते तो चार्ज +6 पूरा हो जाता, ये जगह खाली हो जाती if all the 3 are replaced by ferric. So 3 Fe+2 will be replaced by 2 Fe+3 ion. और हम क्या कह सकते थे, for every 2 ferric ion there will be 1 vacancy. Third site is vacant. मतलब जितने फेरिक उसकी हाफ वैकेंसी, नंबर ऑफ वैकेंसी will be half the number of Fe+3 ion. क्या कह सकते हैं, concentration of vacancy is half to the concentration of ferric. यहाँ concentration number से related है. Concentration of vacancy is half the number of ferric ion. अभी मैं न्यूमेरिकल बताती हूँ उस पर. देवाक्षी कोई बात नहीं, तुम अटेंड कर लो जितना समझ में आता है, ठीक है. काफी सारा आज का हो चुका है हमारा. सक्षम, ऑक्सीडेशन तो एयर में ही हो जाता है. फेरस के सॉल्ट अगर एयर में एक्सपोज कर दिए जाएं तो वैसे ही फेरिक में चेंज हो जाता है. या नंबर ऑफ वैकेंसी की जगह कंसंट्रेशन ऑफ वैकेंसी भी लिखा जा सकता है, नंबर से रिलेटेड है. अब सुनिए जरा ध्यान से, अब ये जो मेन जो न्यूमेरिकल आते हैं इस पे मैं उसकी बात कर रही हूँ. अगर हमें दिया हो Fe.92, अब हम इसमें निकाल लिए हाउ मेनी वैकेंसीज आर देयर. सुहानी प्रीवियस स्लाइड देखें. एक्सक्यूज मी मैम. मैम जो ये वाला डिफेक्ट है इसके कॉन्सिक्वेंसेस बस कंडक्शन ही आएंगे ना? कंडक्शन होगा, क्रिस्टल की डेंसिटी कम हो जाएगी. मतलब वो मैग्नेटिज्म पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा? मैग्नेटिज्म पे फर्क नहीं पड़ेगा. हाँ, नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी, 2 तरीके हैं इसको करने की. सबसे इजी तरीका पहले तो मैं बताती हूँ. एक तो तरीका हम +1 में करते थे, याद है? +1 में कैसे करते थे, मैं लक्ष्य जी बताऊंगी कैसे ट्राई करना है. जो +1 में करते थे वो तो ऐसे करते थे हम कि नेट पॉजिटिव चार्ज
should be equal to net negative charge. अब पॉजिटिव चार्ज कितना है, नेगेटिव चार्ज तो हमें पता है 2 है, पॉजिटिव चार्ज शुड बी 2, -2 के बराबर होना चाहिए, प्लस चार्ज शुड बी इक्वल टू माइनस चार्ज। कहने का मतलब ऑक्सीजन पर -2 चार्ज है, तो ये जितना भी आयरन है इट मस्ट बी हैविंग +2 चार्ज, द टोटल पॉजिटिव चार्ज शुड बी। अब यहाँ आयरन है, अगर मान लो हमारे पास x नंबर ऑफ फेरिक है तो उस पर चार्ज कितना होगा, +3, x इज द फेरिक, प्लस 0.92 माइनस x, ये फेरस होगा। अगर हमारे पास टोटल आयरन 0.92 है और उसमें से x फेरिक है तो 0.92 माइनस x फेरस होगा और उस पर चार्ज होगा 2। अब इसको अगर हम सॉल्व कर लें और x निकालें तो देखिए जरा x क्या आता है। x इज 0.16, मतलब फेरस का नंबर 0.16 है, 0.16 फेरिक है। परसेंटेज ऑफ फेरिक आयन कितनी होगी, परसेंटेज ऑफ फेरिक आयन कितनी होगी, 0.16 0.92 में प्रेजेंट है। हाउ मच विल बी इन 100, कितना परसेंट हुआ देखो, 17.3। हाँ 17.39% फेरिक। तो फेरिक आयन अगर इतने हुए तो नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी हुई, 0.16 का हाफ, 0.16 का हाफ कितना हुआ, 0.08। नंबर ऑफ वैकेंसीज विल बी 0.08। मैम मैंने जैसे आपने किया है, मैंने इसको 200 लिया था, मतलब 100 से मल्टीप्लाई कर दिया था स्टार्ट में ही। तो मैम वैकेंसी 8 आती है ना, फिर आंसर क्या लेंगे, परसेंटेज निकालेंगे ना, तो परसेंटेज ऑफ वैकेंसीज विल बी 8%। अच्छा ठीक है। नंबर ऑफ वैकेंसी 0.08, परसेंटेज विल बी 8%। तो यहां से निकालेंगे जितने फेरिक आयन है उससे हाफ नंबर वैकेंसीज का होगा। मैम परसेंटेज में Fe+3 की परसेंटेज को हाफ करके नहीं निकालेंगे, नहीं परसेंटेज का हाफ नहीं, नंबर का हाफ किया। मैम बट टोटल भी तो 0.92 है। टोटल 0.92 तो आयरन है, पूरा क्रिस्टल में कितनी वैकेंसी है, हम तो उस नंबर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो 0.08 नंबर ऑफ वैकेंसीज है। 1 मोल क्रिस्टल लेंगे, इस 1 मोल क्रिस्टल में अगर 0.16 मोल फेरिक आयन प्रेजेंट है तो उसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज 0.08 मोल्स होंगे। ये तो हमने पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करके बताया, ठीक है। अब जरा देखें डायरेक्ट कैसे करते हैं, डायरेक्ट देखो हमें पता है आयरन पॉइंट, सुन लीजिए पहले, आयरन 0.92 है, 0.92 का मतलब आयरन कम कितना है, कितना आयरन कम है, वैकेंसी कितनी है 0.08। 1 माइनस 0.92, 1 होना चाहिए ना FeO में, 1 की जगह 0.92 है, कितना कम है आयरन, 0.08 कम है, तो 0.08 हुई वैकेंसी। तो 0.08 अगर वैकेंसी हुई जो कम है, गैप्स हुए, उसका डबल कर दो तो फेरिक का परसेंटेज आ जाएगा। हमें इतना सब कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं थी, हम डायरेक्ट कर सकते थे नंबर ऑफ वैकेंसीज। जो एक्चुअल फॉर्मूला है वो देखें और जो गिवन फॉर्मूला है वो देखें, कितना डिफरेंस है। एक्चुअल फॉर्मूला आयरन ऑक्साइड का FeO होता है, FeO में देयर शुड बी 1 आयरन, इंस्टेड ऑफ 1 आयरन इट इज 0.92 आयरन। तो कितना आयरन कम है, 0.08 कम है, 0.08 वेकेंट है,
अगर 0.08 वेकेंट है तो फेरिक आयन उससे डबल होंगे। जैसे कि अगर ये आयरन 0.95 होता, अगर आयरन 0.95 होता, अब बताओ कितना कम है ये, वैकेंसी कितनी है 0.05, तो फेरिक कितना होगा 0.1, फेरिक 0.1 होगा, फेरस कितना होगा 0.95 में 0.1 फेरिक है, तो फेरस कितना हो जाएगा 0.85। ये नंबर पता चल गया, दिस इज द नंबर। परसेंटेज ऑफ फेरिक निकालना होता, फिर हम टोटल आयरन में कितना परसेंट है वो निकालते। फेरिक है 0.1, टोटल है 0.95, हाउ मच विल बी इन 100, ये परसेंटेज होता है। कशिश जितनी वैकेंसी है उससे डबल उसमें क्या होगा फेरिक आयन, अभी बताया ना मैंने, नंबर ऑफ वैकेंसी इज हाफ द नंबर ऑफ फेरिक आयन। और अगर तुम दूसरे कॉन्सेप्ट से करते तो भी यही आंसर आता, जो मैंने अभी बताया, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बैलेंस, x फेरिक है प्लस 0.95 माइनस x फेरस है, टोटल चार्ज शुड बी 2, यहाँ से भी x निकालते हो तो ये 0.1 ही आता है, कैलकुलेट करके देख लेना 0.1 ही आता है। मैम इसी वाले मेथड में हम x के साथ 2 भी ले सकते हैं ना, और दूसरी साइड 3 कर लेंगे, एक ही बात होगी। क्या मतलब? हाँ हाँ कोई भी ले सकते। इसमें FeO में क्या होता है, कुछ फेरस होते हैं कुछ फेरिक होता है। आयरन ऑक्साइड फेरस ऑक्साइड, हर्षिता ये फेरस ऑक्साइड Fe+2O-2 होता है, बट व्हेन सम ऑफ द फेरस आयन चेंजेस इनटू फेरिक तो इसमें आयरन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, जैसे पहले बताया था। अगर एक फेरस मिसिंग है इसका मतलब वहां 2 फेरिक आए होंगे। हर्षिता क्लियर है? अगर एक फेरस मिसिंग है, हाँ हाँ मैं नंबर ही बता रही हूँ। नंबर ऑफ फेरिक कैसे आया? मैं फेरिक को ही बता रही हूँ ना, तुम्हें बताया था मैंने कि 3 जो फेरस गए 2 फेरिक आ गए, पर एक जगह खाली होगी ना, तो जितने फेरिक आएंगे फॉर एवरी 2 फेरिक देयर इज 1 वैकेंसी। अब पहले हमने वैकेंसी निकाल ली कि इंस्टेड ऑफ 1 ये 0.95 है, तो वैकेंसी कितनी है 0.05। अगर वैकेंसी 0.05 है तो उससे डबल उसमें किसका नंबर होगा, फेरिक का होगा ना। तो अगर ये 0.05 है तो उसका डबल क्या होगा 0.1। फिर Fe+2 कैसे निकाला? Fe+2 हमने निकाला, 0.95 टोटल था, उसमें 0.1 फेरिक है तो बचा हुआ फेरस होगा। ओके मैम। 0.95 माइनस 0.1, ठीक है। और यहाँ हमने क्या किया कि आयरन में +2 और +3 है, +3 वाला सपोज x है तो +2 वाला कितना होगा 0.95 माइनस x। यस मैम। x में कितना चार्ज होगा x इंटू 3, इसमें कितना चार्ज होगा 0.95 माइनस x इंटू 2। टोटल चार्ज शुड बी इक्वल टू द टोटल नेगेटिव चार्ज 2। मतलब एक ऑक्सीजन पर अगर -2 चार्ज है तो आयरन 0.9 पर +2 चार्ज होगा। So this the total charge on iron, चाहे वो +1 है +2 है या +3, it should be 2। हाँ आयरन समझ में आई? ओके मैम। जैसे कि एक क्वेश्चन और देखिए, ये स्लाइड सबने लिख ली? अब जैसे हमें दिया हो निकल ऑक्साइड, निकल इज 0.98 एंड निकल +2 से +3 में चेंज हो रहा है। इफ निकल इज ऑक्सीडाइज फ्रॉम निकल +2 टू निकल +3,
चलो मैं निकल +4 कर देती हूँ। सपोज निकल +2 से +4 में जा रहा है, नंबर ऑफ वैकेंसीज क्या होंगी? हाँ ट्राई करो। ये निकल ऑक्साइड का क्रिस्टल है। ये पता चल रहा है, अगर 2 निकल +2 निकलेंगे और उसकी जगह एक निकल +4 आएगा तो एक वैकेंसी बन जाएगी। यस मैम। मतलब 2 निकल +2 के जाने पर एक निकल +4 आएगा, एक जगह फेल हो जाएगी, एक वैकेंसी। इसका मतलब जितनी वैकेंसी उतने निकल +4 आए। तो देखिए जरा ये, अगर इन दोनों को हमने, एक को हमने निकल +4 बनाया तो अदर साइड शुड बी वेकेंट, इसको वेकेंट करना पड़ेगा। तो अब जरा क्रिस्टल पे आ जाते हैं। यहाँ पर 0.98 है इंस्टेड ऑफ 1, तो 1 माइनस 0.98 0.02 ये वैकेंसी हुई, एंड 0.02 ये क्या हुए? निकल +4। और परसेंटेज निकालनी होती निकल +4 की, तो हम क्या करते हैं? 0.98 में 0.02 है निकल +4, तो 100 में कितने होते? मुझे बताएं, ये समझ में आया सबको? हाँ, जो भी परसेंट आती है, 2% है, जो भी, व्हाटएवर इट मे बी। सो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा सबको। अगला डिफेक्ट हम आते हैं, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। नाम से ही पता चलता है, डिफेक्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सम एक्सटर्नल एजेंसी अदर देन होस्ट एटम। अगर कोई प्रेजेंट है, इम्प्योरिटी एटम प्रेजेंट है, तब ये। सो डिफेक्ट ड्यू टू presence of foreign particle defect due to presence of foreign particle in host atom. अब ये भी दो तरह के, एक है इंटरस्टिशियल इम्प्योरिटी डिफेक्ट और दूसरा है सब्स्टिट्यूशनल। सब्स्टिट्यूशनल इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल एंड सब्स्टिट्यूशनल। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में क्या होगा? स्मॉल साइज, ये तभी होगा, उन्हीं क्रिस्टल में होता है जहां इम्प्योरिटी का साइज छोटा। स्मॉल साइज इम्प्योरिटी एटम are occupied in vacant interstitial sites. और इसका एग्जाम्पल है स्टील, जिसमें कार्बन की इम्प्योरिटी होती है, आयरन विद इम्प्योरिटी ऑफ कार्बन,
और इससे डेंसिटी इंक्रीज ही होगी ना, डेंसिटी इंक्रीजेस क्योंकि जो खाली जगह थी वो फिल हो गई। तो इंटरस्टिशियल इम्प्योरिटी डिफेक्ट में होस्ट एटम की पोजीशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, होस्ट एटम एज इट इज रहेंगे, बस जो खाली जगह थी उन पर छोटे साइज वाले एटम फिल हो जाएंगे। मुझे पता है जो खाली जगह वेकेंट साइड वॉइड्स होते हैं बहुत छोटी स्मॉल स्पेस होती है, तो अगर आयरन का जो लैटिस है उसमें जो कार्बन पार्टिकल की इम्प्योरिटी हो तो ये स्टील हो जाए। स्टील एक तरह का इंटरस्टिशियल कंपाउंड है। सब्स्टिट्यूशनल इम्प्योरिटी डिफेक्ट में क्या होगा, इम्प्योरिटी एटम विल रिप्लेस होस्ट एटम, इम्प्योरिटी एटम्स of nearly same size as that of host atom will replace host atom from lattice. Impurity atoms of nearly same size as that of host atom will replace host atom. इसी को मैं डिटेल में बता रही हूँ आगे। नहीं इशिका, इसमें डेंसिटी चेंज होगी अगर इम्प्योरिटी एटम की बैलेंसी डिफरेंट है तो बता रही हूँ मैं सब्स्टिट्यूशनल की डिटेल्स। मैम मैम इन दोनों में कोई कंडक्शन तो नहीं होगी ना? फर्स्ट में तो नहीं है, सेकंड में हो सकती है भी, मतलब बताती हूँ, रुकिए जरा। ओके मैम। एक्सक्यूज मी मैम, मैम सब्स्टिट्यूशन में नियरली सेम साइज का इम्पोर्टेंट इससे कि होस्ट का लैटिस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, होस्ट जैसा पहले नजर आ रहा है वैसा ही क्रिस्टल लैटिस नजर आएगा, बट विद सम डिफेक्ट्स। वो क्या है बताती हूँ। फॉर एग्जांपल ionic solid NaCl with impurity of strontium chloride. Suhani, just a minute. कशिश मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ अभी, जस्ट वेट करें। सो आयनिक सॉलिड NaCl विद इम्प्योरिटी ऑफ स्ट्रोंशियम क्लोराइड। अब हमने NaCl का क्रिस्टल लिया, स्ट्रोंशियम क्लोराइड उसमें प्रेजेंट था। हाँ ये सब्स्टिट्यूशनल का एग्जांपल है। दो सोडियम आयन है जिन पर जितना चार्ज है उतना एक स्ट्रोंशियम पर है। अगर इन दो की जगह एक में स्ट्रोंशियम आ गया, देयर इज वन वैकेंसी। So if in the crystal of NaCl there is impurity of one strontium ion, then two sodium ion will be missing. One is occupied by strontium, but there is one vacancy. So number of vacancies will be the number of strontium ion in crystal. और जहां वैकेंसी आती है वहां डेंसिटी कम हो जाती है। हाँ बिल्कुल, अगर एल्यूमिनियम होता तो क्या होता, 3 सोडियम आयन की जगह एक एल्यूमिनियम आयन आ जाता है और 2 वैकेंसी हो जाती। तो यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ वैकेंसी डबल है।
फिर डिपेंड करता है कि उसकी वैलेंसी क्या थी इम्प्योरिटी एटम। So it depend on valency of impurity atom. एक बार डेंसिटी पे इतना फर्क नहीं पड़ता फिर भी डिफेक्ट आ जाता है, उसके भी बता रही हूँ मैं एग्जाम्पल। राघव, it is a type of Schottky defect, but the cause is not the crystal. It is due to some external foreign particle. Strontium was not the host crystal. Host atom नहीं था ये. Okay. So yes, you can say it is a kind of Schottky defect. But anion तो missing नहीं है ना, anion तो वही का वही है, जितने पहले थे उतने ही यहाँ पे. But impurity atom ने आके कुछ create कर दी vacancies. और ले लें, ये एग्जाम्पल लिख लिया सबने? जैसे कि अगर होता impurity of gold chloride in AgCl crystal, क्या होती नंबर ऑफ वैकेंसीज? पिछला क्रिस्टल देखना, देख रहे? हाँ, आपने क्या लिखा था? इम्प्योरिटी ऑफ, जस्ट अ मिनट, ये किसी ने पिछली स्लाइड देखनी थी। क्या हर्षित कर लिया? So impurity of gold chloride in AgCl, number of vacancies will be twice the number of gold. Two into the number of gold plus 3, क्योंकि सिल्वर में 3 सिल्वर जाएंगे तो 1 गोल्ड आएगा, नहीं? 3 सिल्वर आयन अगर निकले तो 1 गोल्ड आयन आ गया, 2 जगह अभी भी खाली है, तो वैकेंसीज डबल हो गई ना। ये समझ में आया सबको कि परसेंटेज कैसे निकालते हैं? परसेंटेज अगर हमें वैकेंसी दे रखी हो, इम्प्योरिटी की परसेंटेज दी हो, तो उससे हम वैकेंसी की परसेंटेज निकाल सकते हैं। जितनी गोल्ड की परसेंटेज होगी वैकेंसी उससे डबल होगी। अगर कहीं पूछा जाए ना कंसंट्रेशन, व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ cation vacancies, उसका मतलब होता है 1 मोल क्रिस्टल के अंदर it is the number of cation vacancy in 1 mole crystal. तो 1 मोल क्रिस्टल के अंदर क्या कंसंट्रेशन होगी, उसके लिए हम क्या करेंगे इसको कि हमने 1 मोल क्रिस्टल लिया और उसमें इम्प्योरिटी की ये नंबर डाल दिया, इम्प्योरिटी ऑफ गोल्ड क्लोराइड AuCl, इसलिए हमेशा हम नंबर ऑफ वैकेंसीज जितनी आती है ना उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं एवोगैड्रोस नंबर से, तो 1 मोल के लिए मिल जाती है। अगर ऐसे 1 मोल होते तो क्या वैकेंसीज होती वो हम निकाल सकते हैं। इसका मैं बताती हूँ क्या प्रोसेस है। अभी मैंने जो एग्जांपल बताया था वो क्या था, आयनिक सॉलिड थे ना। अब जरा कोवलेंट सॉलिड में करते हैं। कंसंट्रेशन का मतलब होता है कितनी वैकेंसी प्रेजेंट है 1 मोल डोप क्रिस्टल के अंदर।
किसी भी क्रिस्टल के अंदर 1 मोल हमने क्रिस्टल लिया, उसमें कितना नंबर वैकेंसीज का प्रेजेंट है, उस नंबर को हम उसकी कंसंट्रेशन ऑफ वैकेंसीज कहते हैं। अब जरा एक टर्म देखिए, एक टर्म तुम सबने पढ़ी होगी, डोपिंग। क्या होती है डोपिंग? presence of impurities process to increase of introducing impurities in insulator to make it semiconductor. It is a process of introducing impurities in insulator to make it semiconductor. ये impurity ही उसके कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, and such semiconductors are known as extrinsic semiconductor. They are known as extrinsic semiconductor. और यही मैं अगला इसमें बता रही हूँ, इम्प्योरिटीज में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम करते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट इन कोवेलेंट सॉलिड। अभी मैंने जो एग्जांपल बताया है, गोल्ड फ्लोराइड की इम्प्योरिटी AgCl में डाल दी, आयनिक थे कंपाउंड्स, बट अगर ये कोवेलेंट सॉलिड होते हैं, पता है ना कोवेलेंट सॉलिड एटम से मिलकर बने होते हैं, कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम से, तो जरा उनमें ये कैसे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनाते हैं डोपिंग करके। मैम जो हमने करा है कंसंट्रेशन ऑफ कैटायन वैकेंसी, मैम इसके लिए हम 1 मोल के लिए कैसे निकालते हैं मैम वैकेंसी? जैसे हमें दिया होगा कि हमारे पास स्ट्रोंशियम क्लोराइड की इतनी परसेंटेज है, तो बताइए व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ कैटायन वैकेंसीज। वो परसेंटेज किसके लिए होती है? 100 के लिए ना, तो हमें 1 मोल के लिए निकालनी कि मान लो इसमें 2% स्ट्रोंशियम है, तो कितना नंबर ऑफ कैटायन वैकेंसीज कितनी होंगी। जैसे NaCl में 2% स्ट्रोंशियम क्लोराइड है, उसका मतलब क्या हुआ कि जितने स्ट्रोंशियम है उतनी वैकेंसी है, तो उसमें 2% वैकेंसीज है। 100 एटम होते तो 2 वैकेंसीज होती, यही है ना इसका मतलब? यस मैम। मैम such semiconductors are known as extrinsic semiconductor. Extrinsic. ये लिख लिया सबने? अब जैसे कि क्वेश्चन तुम कंसंट्रेशन की बात कर रहे, जैसे लिखा होता कंसंट्रेशन ऑफ कैटायन वैकेंसी इन NaCl if it is doped with 10⁻³ mole% aluminium chloride. तो कंसंट्रेशन ऑफ कैटायन वैकेंसी क्या होती है? हम क्या करते हैं, एल्यूमिनियम 10⁻³ mole% है, कितने मोल्स हुआ बाई 100, यही करेंगे ना। 100 में 10⁻³ मोल है, तो 1 में कितने हुए 10⁻³ बाय 100। और एल्यूमिनियम अगर आता है तो डबल वैकेंसीज होती है ना, इतना एल्यूमिनियम है उसे डबल उसमें वैकेंसीज हैं। ये तो हुआ मोल। हमें उसको अगर नंबर में चेंज करना होता, कंसंट्रेशन ऑफ कैटायन वैकेंसीज 1 मोल के लिए निकालना होता, तो हम क्या करते हैं, इनटू इज द नंबर ऑफ वैकेंसीज। तो कंसंट्रेशन का मतलब यहाँ नंबर है, नंबर ऑफ कैटायन वैकेंसी प्रेजेंट इन 1 मोल। 10⁻³ mole% एल्यूमिनियम क्लोराइड था, तो 1 मोल में कितने एल्यूमिनियम हुए,
ये निकाल लिया, जितने एल्यूमिनियम उसे डबल उसमें वैकेंसीज, इतने मोल वैकेंसीज हुई। नंबर में चेंज करने के लिए हम उसको इससे चेंज कर रहे हैं। क्वेश्चन था व्हाट इज कंसंट्रेशन ऑफ cation vacancy in NaCl if it is doped with this much mole of aluminium chloride. So concentration का मतलब हमेशा number of vacancies होती है, number of vacancies in one mole. अब हमारे पास 10⁻³ मोल % एल्यूमिनियम क्लोराइड था, तो इतना एल्यूमिनियम क्लोराइड था इंटू 2, उसमें इतने मोल वैकेंसीज हैं। (10⁻³ मोल % एल्यूमिनियम क्लोराइड है, 100 के अंदर 10⁻³ मोल है, तो 1 में कितनी मोल एल्यूमिनियम क्लोराइड होगा? 10⁻5 हो गया। जितने मोल हमारे पास एल्यूमिनियम क्लोराइड है उसे डबल मोल उसमें वैकेंसीज हैं, और उसका नंबर के लिए हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया एवोगैड्रो नंबर से। सो ये समझ में आया? तो अगर क्वेश्चन में पूछा व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ वैकेंसीज, उसका मतलब क्या है कि कितना नंबर ऑफ वैकेंसीज उसमें प्रेजेंट है। तो कई जगह नंबर ना लिख के कंसंट्रेशन लिखी होती है, उसका मतलब नंबर ही होता है। मैम ये 100 मास किसका है? ये हमें मोल नहीं दे के मोल परसेंटेज दिया हुआ था। ओके मैम। हाँ जी, लिख लिया। अब अगला एग्जांपल करते हैं, इम्प्योरिटी डिफेक्ट इन, यही सब्स्टिट्यूशनल इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इसमें हम क्या करते हैं, हम डोपिंग कर रहे हैं, डोपिंग ऑफ इम्प्योरिटीज इन सिलिकॉन और जर्मेनियम क्रिस्टल। ये सिलिकॉन और जर्मेनियम इंसुलेटर है। जब हम डोपिंग करेंगे और इसको सेमीकंडक्टर बनाएंगे तो देखते हैं कैसे ये होगा। सबसे पहले हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं इंट्रोड्यूसिंग इम्प्योरिटी ऑफ हाई वैलेंसी। impurity of high valency. सिलिकॉन का ये क्रिस्टल है, कोवलेंट सॉलिड है, हर तरफ से कोवलेंट बॉन्डेड है। और इसमें हमने डोपिंग करवाई है किसी हाई वैलेंसी वाली इम्प्योरिटी, लाइक आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ भी ले सकते हैं, फॉस्फोरस। सान्या, अभी हम इम्प्योरिटी डिफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। हम इम्प्योरिटी डिफेक्ट में कुछ डोपिंग करवा रहे थे, डोपिंग करवा के हम एक इंसुलेटर को सेमीकंडक्टर बना रहे हैं। सो हमने यहाँ सिलिकॉन का क्रिस्टल लिया और इसमें किसी एक एटम की जगह, जैसे यहाँ पर जो सिलिकॉन था वहां हमने आर्सेनिक लगा दिया। अब क्या हुआ, आर्सेनिक के पास है 5 इलेक्ट्रॉन, इन सब के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब 4 बॉन्ड तो ये बना लेगा इसके साथ,
एक अपना इलेक्ट्रॉन और एक सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉन देखिए, मान लीजिए सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉन है और ये आर्सेनिक का इलेक्ट्रॉन। आर्सेनिक के 5 इलेक्ट्रॉन, 4 तो इसके सिलिकॉन के साथ बॉन्ड बनाने में यूज हो गए, बट ये जो बचा हुआ इलेक्ट्रॉन है सिलिकॉन का, ये आर्सेनिक का, दिस फ्री इलेक्ट्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन। तो जब हम हाई वैलेंसी की इम्प्योरिटी डालेंगे तब क्या होगा, देयर विल बी सम फ्री इलेक्ट्रॉन ऑन इम्प्योरिटी एटम। सो फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ impurity atom are responsible for conduction. अगर हम इसको इलेक्ट्रोड से कनेक्ट कर देंगे तो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव प्लेट की तरफ घूमने लग जाएंगे और किसी एक डायरेक्शन में डायरेक्शनल फ्लो जो इलेक्ट्रॉन का, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन। तो जो सरप्लस मोबाइल इलेक्ट्रॉन थे इम्प्योरिटी एटम के, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज एन टाइप, N type semiconductor, negative type semiconductor. Free electrons of impurity atom are responsible for conduction. Density पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा क्योंकि सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, एक की जगह दूसरा एटम आ रहा है, कोवलेंट सॉलिड है, न्यूट्रल एटम डाला है, न्यूट्रल ही था, डाला भी न्यूट्रल है, तो क्रिस्टल भी न्यूट्रल ही रहेगा। बट ये जो एडिशनल इलेक्ट्रॉन आया है, फ्री इलेक्ट्रॉन आया है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन। तो जब भी हम ग्रुप 14 के क्रिस्टल में ग्रुप 15 की इम्प्योरिटी डालेंगे या ग्रुप 16 की इम्प्योरिटी डालेंगे तो ऐसा ही सेमीकंडक्टर मिलेगा। मैम एस वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिखा है, कहाँ लिखा है? 5 वैलेंस, एस नहीं है, 5 वैलेंस। ओके। ये ग्रुप 15 के मेंबर है ना, ग्रुप 15 में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जब हम जर्मेनियम के क्रिस्टल में डोपिंग करते हैं 15 या 16 के किसी भी एलिमेंट की, तो उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्रिस्टल के अंदर आ जाते हैं, उसकी वजह से क्रिस्टल में कंडक्शन हो जाता है। इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव करते रहते हैं पूरे क्रिस्टल में, और यही फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से इसको हम एन टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। सो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा, है ना? अब जरा लो वैलेंसी वाली इम्प्योरिटी डालते हैं तो क्या होगा, देखते हैं। लिख लीजिए कोई बात। तो यहाँ पर जो इम्प्योरिटी है ना, डोनेटिंग इम्प्योरिटी है, मतलब उसके पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, सरप्लस इलेक्ट्रॉन है। हाँ, ये डॉट जो है ना इलेक्ट्रॉन को इंडिकेट कर रहा है, ये इसके आर्सेनिक के इलेक्ट्रॉन है। 5 इलेक्ट्रॉन है ना आर्सेनिक के, बॉन्ड बनाने के लिए 4 ही चाहिए इसको एडजॉइनिंग सिलिकॉन के साथ, तो एक सरप्लस हो गया, ये सरप्लस इलेक्ट्रॉन है। सो नेक्स्ट आते हैं हम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट impurities. That means doping by impurity of low valency in silicon or germanium crystal. For example, indium को इंट्रोड्यूस करते हैं, बोरोन, इंडियम बोरोन, ग्रुप 13 एलिमेंट।
इनको हम एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज भी कहते हैं। और इससे जो सेमीकंडक्टर हमें मिलेगा वो पी टाइप होगा। ये पी टाइप कैसे होगा जरा देखते हैं। ये हमारा जर्मेनियम का क्रिस्टल, सिलिकॉन की तरह ही होता है जर्मेनियम भी। पूरी होते हैं इसकी वैलेंसी एवरेज। ये बेस्ट सबस्ट्रेट होता है डोपिंग के लिए। ठीक है, अब हमने किसी एक जर्मेनियम की जगह यहाँ पर बोरोन लगा दिया, बोरोन को इंट्रोड्यूस करवाया जिसके पास सिर्फ 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब ये वाला जो बॉन्ड था, इस बॉन्ड में डेफिशिएंसी हो गई, तो ये क्या करेगा, नेबर वाला जो इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी तरफ लेगा। फोर्थ बॉन्ड बनाने के लिए फोर्थ जगह खाली है इसकी, बोरोन आ गया एक जगह पर, वहां पर जो एडजॉइनिंग जर्मेनियम है वो अपने आसपास से इलेक्ट्रॉन खींचना शुरू करेगा और ऐसे में इस जर्मेनियम पर चार्ज क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। जो इम्प्योरिटी हमने इंट्रोड्यूस की उस इम्प्योरिटी में इलेक्ट्रॉन्स कम थे। ग्रुप 13 एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज कहते हैं। दीज आर एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज। इसमें क्या होगा, some of the host sites will get positive charge. अगर ये इलेक्ट्रॉन इधर आ गए तो इस जर्मेनियम पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इस पॉजिटिव चार्ज को पूरा करने के लिए आगे से इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तो इस तरह से पॉजिटिव चार्ज कीप ऑन मूविंग इन द क्रिस्टल। सम ऑफ द होस्ट साइड विल गेट पॉजिटिव चार्ज। और जब हम इसको किसी इलेक्ट्रोड से कनेक्ट करेंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज जो है दैट इट विल मूव टुवर्ड्स नेगेटिव। तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन। पॉजिटिव चार्ज ऑन होस्ट एटम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन, इसलिए इसको पी टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। एक्सक्यूज मी मैम, ये तो समझ आ गया कि वो इलेक्ट्रॉन ले लेगा और पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो कंडक्शन कैसे होगी वो बता दो। ये डेफिशिएंट हुआ तो ये क्या करेगा, नेबर वाले से लेगा, इसके आगे वाले जर्मेनियम से खींचेगा इलेक्ट्रॉन, तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, वो आगे वाले से लेगा। पूरे क्रिस्टल में कहीं ना कहीं पॉजिटिव चार्ज आता रहेगा। यस मैम। होल, इसको पॉजिटिव होल कहते हैं। इसको तुम ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते थे। जस्ट अ मिनट, ये वाली साइट है, इसमें इस बॉन्ड में, सॉरी, ये जो जर्मेनियम था इस बॉन्ड में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन, इंस्टेड ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन इट हैज ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये डेफिशिएंट साइट हुई ना। तो बोरोन के पास तो इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो ये साइट क्या करेगी, नेबर वाले से इलेक्ट्रॉन लेगी, वो फिर आगे से लेगा, फिर वो आगे से लेगा। तो डेफिशिएंट साइट कीप ऑन मूविंग थ्रू आउट द क्रिस्टल एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन। सो डोपिंग से 2 तरह के हमें सेमीकंडक्टर मिलते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड एन टाइप। पी टाइप का मतलब जब पॉजिटिव चार्ज घूमता हो। अब ऐसे में हम शॉर्टकी डिफेक्ट वाले को कहें तो वो तो एन और पी दोनों ही है ना, उसमें तो पॉजिटिव चार्ज की जगह भी वैकेंसी है, नेगेटिव चार्ज की जगह भी वैकेंसी है। वो पी और एन टाइप का उसमें हमें मिलेगा सेमीकंडक्टर। एनपी टाइप जिसको कहते हैं, नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी। और फ्रैंकल डिफेक्ट है, उसमें पॉजिटिव चार्ज घूमता है ना, छोटा कैटायन घूमता है, तो वो पी टाइप का सेमीकंडक्टर। अनायन वैकेंसीज जहाँ आई थी वहां इलेक्ट्रॉन घूम रहा था, तो वो एन टाइप का सेमीकंडक्टर है। तो एन और पी का मतलब समझ में आया।
यस मैम। एक्सक्यूज मी मैम। मैम आपने डेफिशिएंट साइट्स के बारे में लास्ट स्टेटमेंट क्या कही थी? Some deficient sites will be created in the crystal. जहां पर हमने लो वैलेंसी वाली इम्प्योरिटी डाली उसके एडजॉइनिंग में एक एटम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट हो जाएगा जिसका ऑक्टेट पूरा नहीं है, क्योंकि बोरोन के पास इलेक्ट्रॉन देने के लिए नहीं है। वो किसी नेबर वाले से इलेक्ट्रॉन लेगा तो इससे नेबर पे डेफिशिएंसी आ जाएगी एंड दैट डेफिशिएंसी कीप ऑन मूविंग। हाँ बस अभी 5 मिनट और है क्लास, ठीक है। ये लिख लिया सबने? और इसी तरह से एक टर्म आती है बाइनरी सॉलिड। बाइनरी सॉलिड हम क्या करते हैं, हम दो ऐसे सॉलिड जिसमें अदर देन सिलिकॉन और जर्मेनियम पर हम ऐसे दो डिफरेंट ग्रुप के सॉलिड को कंबाइन कर लेते हैं। हर्षित जस्ट अ मिनट, देखिए ठीक है हर्षित। हाँ बाइनरी सॉलिड ग्रुप 13-15 एंड ग्रुप 12-16 ये नाम यूज किया जाता है। इसका मतलब क्या है जरा देखिए। बाइनरी कंपाउंड, बाइनरी मतलब जो दो एलिमेंट से मिलकर बने, अदर देन सॉलिड बाइनरी कंपाउंड अदर देन सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। हम यहाँ क्या करते हैं, सिलिकॉन की सारी प्लेट की डोपिंग कर देंगे एक बार ग्रुप 13 के मेंबर से, दूसरी प्लेट को कर देंगे ग्रुप 15 के मेंबर से और इम्प्रेग्नेट मतलब कंबाइन कर देंगे दोनों रिंग्स को। तो सॉलिड बाइनरी कंपाउंड अदर देन सिलिकॉन एंड जर्मेनियम आर प्रिपेयर्ड by combining elements of two such groups so that they will have an average valency of 4। अब ग्रुप 13 का मेंबर देखें, ग्रुप 13 का एल्यूमिनियम ले लें और ग्रुप 15 का आर्सेनिक ले लें। इन दोनों से Al-AS जो कंपाउंड बनेगा वो ग्रुप 13-15 का मेंबर हो जाएगा और ये सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव करेगा। एल्यूमिनियम फॉस्फोरस इस तरह से, गैलियम आर्सेनिक, गैलियम है ग्रुप 13 का और आर्सेनिक है ग्रुप 15 का। इसी तरह से अगर हम ग्रुप 12 और ग्रुप 16 के मेंबर लें, ग्रुप 12 का हम जिंक ले लें, ग्रुप 16 का सिलेनियम ले लें, तो जिंक सिलेनियम बाइनरी कंपाउंड सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव करेगा। इसमें विद इन द क्रिस्टल ही क्या होगा, जो ग्रुप 12 है उसकी वैलेंसी कम है, ग्रुप 16 की वैलेंसी ज्यादा है, तो वहां से इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू करते हैं। इसकी बहुत डिटेल में नहीं जाना है तुम्हें। जैसे ग्रुप 12 में मरकरी और सिलेनियम है, तो मरकरी सिलेनियम से अगर हम डोपिंग करें सिलिकॉन या जर्मेनियम के पूरे क्रिस्टल की, तो ये जो कंपाउंड बनते हैं दे आर आल्सो सेमीकंडक्टर। मैम ये रिपीट कर दो। इसमें क्या है, एक इलेक्ट्रॉन रिच और एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, दोनों को हमने कंबाइन कर दिया, मतलब इलेक्ट्रॉन रिच प्लस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इन दोनों को कंबाइन कर दिया। तो इन दोनों के कंबाइन करने पर जो जंक्शन होता है ना इनके बीच में, जहां पर इलेक्ट्रॉन रिच और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंबाइन करते हैं, इस तरह के जो सेमीकंडक्टर है वो यूज किए जाते हैं रेक्टिफायर की तरह। एसी करंट को डीसी करंट में चेंज करने के लिए भी यूज किए जाते हैं। नाम सुना होगा एनपी जंक्शंस, सुना है? हाँ पीएनपी जंक्शंस भी होते हैं। हाँ तो वो ऐसे ही बनाए जाते हैं।
तो एल्यूमिनियम आर्सेनिक के बाद लिखा है एल्यूमिनियम फास्फोरस, गैलियम आर्सेनिक। सो एनपी जंक्शंस होते हैं। एक्सक्यूज मी मैम। सैंडविच भी होते हैं, एनपीएन जंक्शंस, पीएनपी जंक्शंस। हाँ बोलो मैम। सिलिकॉन और जर्मेनियम एक्सेप्शन क्या है? सिलिकॉन और जर्मेनियम में डोपिंग करवाना इजी है। इनके जो शेल्स हैं, एनर्जी लेवल्स हैं, उनमें डोपिंग करवाने के लिए ज्यादा एनर्जी नहीं देनी पड़ती। अगर मान लो हमें डोपिंग के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़े, जैसे कार्बन वगैरह है, उनके बॉन्ड को तोड़ने में इतनी एनर्जी देनी पड़ती है कि कंपाउंड डिकम्पोज हो जाता है। तो सिलिकॉन डिस्क पे एक साइड पे बोरोन और दूसरे साइड पे हम ये आर्सेनिक लगा देते हैं, तो एक तरफ बोरोन हो जाता है, एक तरफ आर्सेनिक हो जाता है, और इस तरह से हमें एनपी जंक्शंस मिल जाते हैं। एक तरफ आर्सेनिक एन हो गया, एक तरफ बोरोन पी हो गया। तो एनपी जंक्शंस बनाने के लिए हम सिलिकॉन बेस लेते हैं और उसमें इस तरह से डोपिंग करवाते रहते हैं। सिलिकॉन डिस्क ले ली, उसके सरफेस पर एक सरफेस पर बोरोन लगा दिया, दूसरी सरफेस पर आर्सेनिक लगा दिया, तो विद इन द क्रिस्टल इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होने लगेगा ना, जहाँ रिच है वहां से डेफिशिएंट की तरफ मूव करने लगेगा। हालांकि ये जब बाइनरी सॉलिड के बॉन्ड एग्जैक्टली कोवेलेंट नहीं होते, पार्शियल आयनिक कैरेक्टर तो आ ही जाता है। तो प्योर सिलिकॉन जर्मेनियम की जगह हम डोप्ड सिलिकॉन जर्मेनियम ले सकते हैं, और इवन हम सिलिकॉन की पूरी डिस्क को भी शिफ्ट करवा सकते हैं ग्रुप 13-15 और ग्रुप 12-16 कंपाउंड से। एक तरफ ग्रुप 13 का कंपाउंड लगा दें, एक तरफ 15 का लगा दें, तो वो इस तरह की सिलिकॉन डिस्क इस कैटेगरी में आ जाएगी। दूसरी किसी में अगर हम एक डिस्क के एक साइड पर ग्रुप 12 का कोई ले लें एलिमेंट, जैसे जिंक है, और दूसरी तरफ ग्रुप 16 का एलिमेंट ले लें, पीरियोडिक टेबल का ग्रुप 16 ऑक्सीजन फैमिली वाला, सल्फर, सिलेनियम, टेलुरियम, ये, और ग्रुप 12 में आ जाते हैं जिंक, कैडमियम, मरकरी। ये ग्रुप 12 और 16 हो गया ना। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ बोलो मैम, ये बाइनरी सॉलिड पे क्वेश्चंस मतलब कैसे आते हैं? कुछ नहीं आते। व्हाट आर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर ग्रुप 13-15 कंपाउंड? बस थ्योरी है मैम। हाँ बस थ्योरी। ग्रुप 13 और ग्रुप 15। ग्रुप 13 में हो गया बोरोन, ग्रुप 15 में हो गया आर्सेनिक। ग्रुप 13 में ले लें एल्यूमिनियम, इधर ले लें सेलेनियम। तो एल्यूमिनियम सेलेनियम ये किस कैटेगरी का कंपाउंड हुआ? यस, क्लास ओवर है एल्यूमिनियम सेलेनियम। रुक जाओ एक मिनट। तो ये थे हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ डिफेक्ट्स, राइट। और अब इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड है, बहुत थोड़ा सा है उसमें। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, सेमीकंडक्टर, कंडक्टर में बैंड थ्योरी है एक वो, और पैरामैग्नेटिक वगैरह, ये सब मैं ट्यूसडे को करवाती हूँ। आज तुम लोगों का टेस्ट है ना, ऑलमोस्ट ये टॉपिक खत्म हो चुका है। मैम होमवर्क क्या है? होमवर्क यही है, इसके बुकलेट के पीछे के क्वेश्चन करें, और मैंने इसकी हाँ सिमेट्री भी थी एक, गुड पाल। सिमेट्री अभी बता दूं मैं, चलो ट्यूसडे को ही कंप्लीट करा दो। सिमेट्री वैसे तुम्हारे इसमें नहीं है, कंपटीशन वगैरह में नहीं पूछी जाती, ओलंपियाड वगैरह में। तुम्हारी बुकलेट में भी दी हुई है सिमेट्री, तो मुझे याद करवा देना, मैं मंडे को बता दूं, ट्यूसडे की क्लास में बता दूं। एक्सक्यूज मी मैम, ये आपने ये मैंने इधर लिखा हुआ है ग्रुप 12 का जिंक और मरकरी, और ग्रुप 16 का सिलेनियम, टेलुरियम भी हो सकता है, टीई भी हो सकता है। तो ये दोनों का मिला के जो कंपाउंड होगा ना, ग्रुप 12-16 कंपाउंड होगा, राइट। हाँ पूरी बुकलेट कर सकते हैं। अगर नेक्स्ट क्लास में सरफेस केमिस्ट्री होगा, प्लस इसका जो भी पेंडिंग बचा है ना वो करवा दो। हाँ आज की क्लास यही ओवर करती हूँ मैं। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ बोलो। मैम ये आपने साइड पे एनपीएन जंक्शन वगैरह ये क्या है, ये बता दो। ये है कि हम इस तरह के एन टाइप, पी टाइप, एन टाइप को भी कंबाइन करके भी बना सकते हैं। अच्छा ओके। पीएनपी जंक्शंस होते हैं ना, यस मैम, तो यूज किए जाते हैं, ऐसे रेक्टिफायर यूज किए जाते हैं। हाँ बोलो। मैम वो बुकलेट सारी ट्राई कर लेना, असाइनमेंट हाँ पूरी बुकलेट ट्राई कर सकते हैं। सब्जेक्ट डायोड्स वगैरह में भी यूज किए जाते हैं इस तरह के कॉम्बिनेशन। जो डायोड है वो कॉम्बिनेशन ही है पीएन टाइप का, पी एंड एन टाइप का। ये फिजिक्स में तुम्हारा पूरा मॉडर्न फिजिक्स में पूरा टॉपिक है, सेमीकंडक्टर्स पे पढ़ोगे ये सब। और मैम एक और डाउट है,
कि जैसे आप कह रहे हो कि ग्रुप 13 और 15 के एलिमेंट्स ये कहाँ पे लगाने हैं, मतलब हम सिलिकॉन की जो डिस्क है ना उसके Yes, एक ma'am. तरफ बोरोन लगा देंगे, दूसरी तरफ पीछे की तरफ आर्सेनिक लगा देंगे, तो एक हमारा डेफिशिएंट सेंटर हो गया, एक रिच सेंटर हो गया। तो रिच सेंटर के इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर की तरफ मूव करेंगे ना। अच्छा, ये सिलिकॉन पे लगाने हैं, सिलिकॉन या हाँ, जर्मेनियम? सिलिकॉन की डिस्क पे। ओके। Some of the silicon atoms are replaced by boron, some are replaced by arsenic. On one side it is arsenic, on other Yes, side it is boron. ओके, ठीक है। यस मैम, थैंक यू मैम। तो इसमें जो अब बचा पार्ट है उसमें है प्रॉपर्टी। तो ये तुम लोगों की अभी टेस्ट है, तुम लोग पैनिक हो जाओगे, इसलिए मैंने आज आगे नहीं करवाया। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड और दूसरा इसमें सिमेट्री वाला पार्ट बता के फिर मैं ट्यूसडे की क्लास में होपफुली सरफेस केमिस्ट्री शुरू हो जाएगी। अब सॉलिड स्टेट की पूरी बुकलेट ट्राई कर लें, उसकी मैंने डिस्कशन वीडियो डाल दी है। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ बोलो। मैम आपने बताया था ना ZnO N टाइप सेमीकंडक्टर बन जाते हैं, वो एक बार एक्सप्लेन कर दोगे? जिंक ऑक्साइड में तुम्हें पता है हीट किया हमने, जिंक आयन और साथ में इलेक्ट्रॉन बचे हुए लैटिस के अंदर आ गए। Yes, बचे हुए लैटिस में आ गए तो विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन? इलेक्ट्रॉन। यस मैम। वो एन टाइप हुआ ना। नेगेटिव चार्ज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन। अच्छा ठीक है। और मैम ये जो NPN और PNP है, ये आप ट्रांजिस्टर वगैरह की भी बात करते हैं? हाँ, ट्रांजिस्टर के में भी यूज होता है। यस मैम, ठीक है, थैंक यू मैम। हाई वैलेंसी की इम्प्योरिटी वाली ये वाली स्लाइड देखनी बेटे। यस मैम। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ बोलो। मैम ZnO जब कूल डाउन होता है तो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में कैसे आ जाता है वो उससे क्या होता है कि उसकी जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन उसके फ्री इलेक्ट्रॉन को ट्रैप कर लेती है। यस मैम। कुछ इलेक्ट्रॉन सरफेस से खत्म हो जाते हैं, तो कलर तो इलेक्ट्रॉन की वजह से ही था ना। हाँ जी मैम। बट वो परफेक्टली बिल्कुल एग्जैक्टली वाइट नहीं होता। हाँ, कलर थोड़ा सा लाइट हो जाता है उसका, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कम होने लगते हैं व्हेन दे कम इन कांटेक्ट विद ऑक्सीजन, राइट। मैम हम जो बाइनरी कंपाउंड्स के लिए सिर्फ सिलिकॉन और जर्मेनियम पर प्रेफर करते हैं बेसिकली। हाँ, क्योंकि इनमें डोपिंग करवाना इजी है। इनके बॉन्ड्स के जो एनर्जी स्ट्रेंथ है इतनी ज्यादा नहीं होती कि उतनी एनर्जी देने पर पूरा क्रिस्टली डिकम्पोज हो जाए। अब कार्बन है, तुम्हें पता है ग्रेफाइट, डायमंड है, इनमें डोपिंग करवाना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि इनके बॉन्ड की स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा है कि बॉन्ड को तोड़ के अगर कोई डोपिंग करवाएंगे तो इतना ज्यादा उसमें एनर्जी देनी पड़ेगी कि क्रिस्टल डिकम्पोज हो जाएगा। ओके मैम। So best crystal for doping are silicon and germanium. Thank you, ma'am. So चलिए, कोई डाउट तो नहीं है किसी का? So I'm going to end the meeting. See you on Tuesday. हाँ, yes, वीरेन पूछो अब। हम वो व्हाट्सएप पे थे। अरे व्हाट्सएप बहुत सारे हैं, कौन सा वाला है? ये वाला सबसे लेटेस्ट वाला।